चलिए तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। नए साल में नेक्स्ट तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग। बीच में हालांकि जो आप लोग पढ़े थे उसको जरूर याद रखिएगा। यूरोप हम लोग देखे थे और एशिया वाले सेगमेंट को देखे थे, ठीक है। आगे भी इसको देखेंगे, ऐसे करके बांट देंगे समय निकाल कर इसमें। मगर आज आप लोग का नया सेगमेंट शुरुआत होगा जलवायु विज्ञान। कल हम आप लोग को ग्रुप में शेयर किए थे क्या एक मोटा मोटी सिलेबस क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो जलवायु विज्ञान में पहला सेगमेंट होगा आपका वायुमंडल का संगठन और संरचना, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो लोग भी, मैं कोशिश कीजिए कि इससे हम ऑनलाइन ही मतलब कि लाइव क्लास को जुड़े आपका पहला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो आपका होगा नोट्स आपको शाम तक मिल जाएगा। और यहाँ जो बोर्ड पर है वो उसको मेंशन करते चले जाइएगा। आइए, वायुमंडल की संरचना और संगठन में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपको और इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ना है, एक एक करके उसकी बात करें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें होता है कि भाई वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर को हम लोग कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन है मगर फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको ऐसे समझिए, अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन यही होगा कि पृथ्वी के चारों ओर, मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे गैसेस मिलेंगे आपको। साथ साथ उसमें बहुत सारे धूल कण मिलेंगे जिसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एरोसोल। इसके अलावा हालांकि ये भी जलवाष्प भी गैस का ही एक रूप है, मगर इसको फिर भी अलग से काउंट करते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस, धूलकण और जलवाष्प का मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है। अच्छा, यहां पर यह भी है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर बढ़ते चले जाइए तो वही अनुपात में मिलेगा। मतलब कि जैसे जैसे इसमें स्तर बने हुए हैं, यानी कि ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में उपस्थित इन तीनों का मिश्रण में भी क्या होने लगता है, आपका अंतर आने लगता है, ठीक है। तो ये जो मिश्रण है ये ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है, आपकी ऊंचाई के साथ इस मिश्रण के, अब यही तो पढ़ना है हम लोग को, इस मिश्रण के अनुपात में कमी होती है। मिश्रण के अनुपात में कमी होती है। तो अब यह प्रश्न रहा कि आखिर क्यों इसकी कमी देखने को मिल रही है। तो इसका बड़ा कारण यह है, इसका जो कारण यह है, इसका कारण यह है कि अगर हम मान लें यह हमारा पृथ्वी का धरातल है और धरातल पर अलग अलग पर्वत, पठार, मैदान वगैरह सबकी स्थिति है। और जैसे जैसे हम धरातल पर, अब यहीं पर आपका ये पूरा चारों तरफ क्या है, आपका एयर मॉलिक्यूल्स या ये गैस, जलवाष्प वगैरह है आपका। जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे इसमें गैप क्या होता जा रहा है, आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब कि ऊंचाई के साथ जो ये अंतर हो रहा है उसके बहुत बड़ा कारण ये है कि धरातल के समीप पहली चीज कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है।
तो मतलब कि अगर आपसे कहेगा पृथ्वी पर वायुमंडल अगर टिकी हुई है तो उसका बड़ा कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो धरातल पर इस बल का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर गैस, धूल कण, जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा मिलेगी। परंतु जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्या होता जाएगा आपका, ये जो बल है, बल का प्रभाव कम होता जाएगा, बल का प्रभाव कम होता जाएगा आपका। और इन सब के परिणाम स्वरूप वायुमंडल जो है वो क्या होती चली जाएगी आपकी, वायुमंडल जो है वो विरल होती चली जाएगी। वायुमंडल जो है वो विरल मतलब कि कम सघन होती चली जाएगी। तो सिंपल इसमें दो ही चीज निकल कर आया कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस, धूलकण और जलवाष्प का एक आवरण जो है, एक मिश्रण के रूप में, उसको वायुमंडल कहते हैं। और ये ऊंचाई के साथ साथ इस मिश्रण में, इस अनुपात में कमी होती जाती है। इसका बड़ा कारण ये है कि धरातल के समीप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनकी सांद्रता, इनकी मात्रा अधिक मिलेगी, इनकी घनत्व तो अधिक पाई जाएगी। परंतु ऊपर बढ़ने पर, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होगा और वायु का जो दाब है वो भी क्या होता जाएगा आपका, कम होता चला जाएगा आपका, जिसके कारण इन गैसों, धूलकण और जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो एक मोटा मोटी अनुमान क्या लगाया गया है कि मोटा मोटी एक अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के ऊंचाई पर लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का वायुमंडल माना जाता है। हालांकि जब इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 10,000 कहना गलत होता है, बट पीटी में माना जाता है कि जब फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपको कई बार पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग पृथ्वी के ऊंचाई पर 10,000 किलोमीटर पर जो भी गैसेज हैं, किसी न किसी रूप में गैस, धूलकण, जलवाष्प, वहां तक आपको मिलेगा। यानी कि यहां तक का प्रभाव पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसेज जो है कम ही सही, परंतु ये टिकी हुई रहेंगी आपकी। हाँ, ये अलग बात है कि सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिलेगा आपको, सर्वाधिक मात्रा मिलेगा आपको जब हम लोग अभी पढ़ेंगे, यहां पर एक मंडल होता है जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का वायुमंडल कमोबेश पाया जाता है, परंतु जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर, जो सक्रिय वायुमंडल है, वो मूल रूप से आपको कहां मिलेगा, क्षोभ मंडल के नीचे, लगभग 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर के निचले भाग में आपका। तो बस यही समझना है, इसके ऊपर बहुत कम होती चली जाएगी, यहीं पर मेन है आपका। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ये वायुमंडल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडल कितना महत्वपूर्ण है तो उसको समझिए कि ये वायुमंडल क्या करता है। ये जो वायुमंडल में जो उपस्थित गैस, धूलकण वगैरह जो है, ये करेगा आपका कि जो ब्रह्मांड की बहुत सारे किरणें होती हैं जिसको आप कहते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज मतलब कि उस रेज में बहुत सारी हानिकारक किरणें भी होती हैं। तो ये वायुमंडल जो है वो ब्रह्मांड की किरणें एवं सूर्य से आने वाली किरणों को या तरंगों को क्या करने का काम करता है, ये छानने का काम करता है, कोशिश करता है पूरा वायुमंडल। या वायुमंडल मतलब जैसे ये बात करें हम तो वही गैस, जलवाष्प और धूलकण, ये तीनों का ये काम है कि ब्रह्मांड किरणें, हो सकता है कि किसी और ग्रह, उपग्रह, सॉरी, किसी और आकाशगंगा से आने वाली किरणें हो, सूरज से आने वाली बहुत सारी किरणें जिसमें परावैंगनिक किरणें हानिकारक होती, तो इसको ये छानने का काम करता है आपका। तो यानी कि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक फिल्टर का काम करेगा आपका। और ये छानने के काम करने के कारण ही, इसके कारण से ही कहीं नहीं क्या हुआ है, इसके कारण से ही पृथ्वी पर क्या बना हुआ है, पृथ्वी पर जीव मंडल का अस्तित्व बना हुआ है। अगर ये छानने का काम नहीं करता, ये मैकेनिज्म डेवलप नहीं होती, तो पृथ्वी पर जीव मंडल का अस्तित्व नहीं होता। तो पृथ्वी पर जीव मंडल का अस्तित्व इस पर निर्भर, पृथ्वी पर जितने भी पारी तंत्र हैं जिसमें जीव मंडल भी आ जाएगा,
पेड़ पौधे निर्जीव सबके बीच का संबंध। तो पारितंत्र की स्थिति इसी वायुमंडल के कारण बनी हुई है। इसमें से कोई भी एक गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह में हटा दीजिए, पृथ्वी बिल्कुल वीरान हो जाएगी। तो पारितंत्र की स्थिति बनी हुई है। इस पर देखेंगे तो ये क्या करता है, ये उष्मा बजट का काम करता है। हमारा जो ये वायुमंडल है ये हीट बजट का काम करता है। हीट बजट का मतलब ये हो गया आपका कि जितनी मात्रा में उष्मा आती है उसको उसी रूप में वापस कर दिया जाता है उपयोग करने के बाद। जैसे कि हमारे महीने का जो सैलरी आता है उसका हिसाब पहले से बना होता है कि कहाँ बैंक में जमा होगा, कितना खर्च होगा। वैसे ही आने वाली पृथ्वी पर जो भी किरणें हैं, तरंगे हैं, उन सब का उपयोग करके अंततः उसको वापस करने का काम जो होता है, ये सब कुछ को नियंत्रित करता है आपका वायुमंडल में उपस्थित ये गैस, जलवाष्प और धूल कण। तो इसलिए ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर अगर मानव जीवन है या सजीव हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण इन वायुमंडल का है। तो ये एक प्रकार से छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ आपका। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न आपके बनेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, मगर फिर भी आप लोगों से अनुरोध होगा 11th की किताब उठाइएगा एनसीईआरटी की और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यही समझिए कि अगर आज के वक्त में जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इनके जो अनुपात में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो काम क्या करता था, छानने का काम करता, तो सारा चीज गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण इन तीनों पर क्या हो गया, आपका संकट आ गया। और इन्हीं तीनों पर संकट कहलाता है आपका जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो पारितंत्रीय नुकसान जो होता है, इसी को कहते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं वायुमंडल की संरचना। पहले आइए संगठन, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन का मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती, तो वही बात फिर से रिपीट होगा, मगर हाँ इसको थोड़ा डिटेल में अब देखेंगे। इसके कंपोजिशन में हम लोग बात करेंगे तो इसमें नंबर 1 पर आएगा आपका इसमें आपका आएगा वाटर वेपर। एरोसोल। तो ये 3 संगठन हो गए आपके। अब आइए इसके बाद एक एक करके यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें। पहले शुरुआत करेंगे इसमें गैस। गैस को हम लोग 2 रूपों में बांटते हैं। एक जिनका मात्रा वायुमंडल में लगभग स्थिर माना जाता है, मतलब उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है, और एक ऐसा गैस जो कि वायुमंडल में होने वाले बदलाव के साथ इसमें भी बहुत तेजी से बदलाव होती है। तो एक को आप कहिएगा परिवर्तनशील गैस, या इसी को कहिएगा अस्थाई गैस। जैसे इसमें आपका आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इसमें आ जाएगा आपका ओजोन। गैस तो बहुत है, पर जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। परिवर्तनशील गैस है जिनकी मात्रा में जलवायु में होने वाले परिवर्तन या मानवीय क्रियाकलापों के कारण इसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। एक इसमें ये हो। दूसरा इसको बांटेंगे हम लोग अस्थाई गैस, परमानेंट गैस।
अस्थाई गैस इसलिए कहा जाता है, इनमें उन गैसों को शामिल करते हैं जिनकी वायुमंडल में मात्रा अस्थाई होती है। हालांकि कोई भी चीज 100% अस्थाई नहीं होता है, मगर यहां पर मान के चलेंगे कि ठीक है, इनमें बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं मिलेगा। परिवर्तनशील गैस, अस्थाई गैस, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन 78% लमसम है, ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है आपका। ये सभी आपकी अस्थाई गैसें, दोनों का अपना अपना योगदान है इस वायुमंडल को बनाए रखने में। तो यहीं पर अब तुरंत एक मेंशन कीजिए, आप जाकर एनसीईआरटी की किताब से भी इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है कि वायुमंडल के संगठन में गैसों की मात्रा, वायुमंडल के जलवाष्प और धूलकण पर बाद में देखेंगे, पहले गैस देखते हैं। वायुमंडल के संगठन में गैसों का प्रतिशत, बहुत इजी मगर हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला चीज। तो इधर एक तरफ आप गैस, उनका वायुमंडल में प्रतिशत। नाइट्रोजन इतना प्रतिशत के साथ सर्वाधिक मात्रा इसकी है आपकी। दूसरे स्थान पर आपका ऑक्सीजन, का ये मात्रा हुआ आपका। तीसरे नंबर पर आर्गन, आर्गन नहीं, आर्गन 0.93। चौथा जो सर्वाधिक सांद्रता वाला जो गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शॉर्ट में CO2 लिखते हैं। लमसम ये 4 के आसपास जा चुका है, मगर अभी हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। इसके बाद नियॉन, जीरो 0.002%। उसके बाद है हीलियम, ट्रिपल 0.05। उसके बाद है क्रिप्टॉन। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि कई बार इधर निचले क्रम में पूछ देता है कि इसका कितना प्रतिशत है मात्रा, विकल्प दे देगा आपको। तो क्रिप्टॉन की मात्रा है 0.0001%। आइए यहां पर लिखते हैं, इसमें 8वें नंबर पर क्रिप्टॉन के बाद आपका जेनॉन। ये सभी अक्रिय गैस हैं, मगर एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। तो जेनॉन की मात्रा जो है वो 0.4 टाइम्स 0.9%। 9th नंबर पर आपका आएगा
हाइड्रोजन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट गैस है और सबसे पुरानी गैसों की श्रेणी में आती है, और आज के वक्त में इसका हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन बस वगैरह चलाने की। तो ये आने वाले समय में, और आने वाले क्या समय में, हाइड्रोजन पर चलने वाली अब ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुकी है लगभग। तो भविष्य का ईंधन के रूप में जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसका परसेंटेज भी है, कम है परंतु बहुत उपयोगी है। तो इसको हूबहू आप लोगों को परसेंटेज तक 9 नंबर तक एग्जैक्टली आपको याद कर लेना है आपका। अब आइए इसमें ज्योग्राफी के दृष्टि से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, इन 5 गैसों की बात करेंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं अस्थाई गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के विषय में क्या पहले जानना है? पहले ये जानना है, खैर ये तो लिखने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा इसी की है, तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा अनुपात वाला गैस। दूसरा चीज क्या देखेंगे, ये कम सक्रिय गैस है, मतलब कि गैसों का भी अपना एक नेचर होता है। कुछ गैस दूसरे गैस या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, अभिक्रिया कर जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन को माना जाता है कि ये बहुत जल्दी किसी दूसरे गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जीव मंडल में इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है, नहीं। कम सक्रिय गैस, परंतु पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास के लिए आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। जीव मंडल के विकास के लिए अनिवार्य गैस। अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि क्यों अनिवार्य है, क्या इसकी उपयोगिता है, अनिवार्य क्यों? तो पहला चीज क्या देखेंगे, ये जीव मंडल, चाहे इसमें पौधे हों या कोई और जीव हो, जीव मंडल में अमीनो एसिड के निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक। बहुत सिंपल टर्म है, कैसे? तो इसको यूं समझिए कि क्या होता है आपका, कि पौधे जो हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है, हम लोग पौधों से प्राप्त करके घर में अच्छी अच्छी सब्जियां वगैरह जरूर बना लेते हैं, परंतु ये आया ओरिजिनल पौधे से। तो पौधे ये प्राथमिक उत्पादक है, तो ये पौधे क्या करते हैं, इन पौधे की जो जड़ होती है, ये जड़ जो है, ये क्या लेते हैं, यहां से ये लेते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। अब यहां पर हमने नाइट्रोजन नहीं लिखा है, इसका मतलब कि क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन को न तो मानव, न तो कोई और जीव, न तो पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, बल्कि किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन
बहुत उपयोगी है, परंतु डायरेक्टली ऑक्सीजन की तरह हम नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, NO3 के रूप में, या जो आपका नाइट्रोट। तो पौधे भी जड़ के माध्यम से नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, स्वाभाविक है, मिट्टी से। और ये नाइट्रेट को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड बनाते हैं। अच्छा, एमिनो एसिड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने का कच्चा माल, प्रोटीन बनाने का कच्चा माल है। मतलब कि घर में भोजन जो बन रहा है, जो भी पकवान बनेगा, उसके लिए कई प्रकार की सब्जियां होती है। तो एक प्रकार से अमीनो एसिड को आप क्या मानना है? ये एक प्रकार से कच्चा रॉ मटेरियल है, जिसकी मदद से पौधे क्या बनाते हैं? आपका प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, उसकी मदद से प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन हमारे शरीर में, चाहे हमारा शरीर हो चाहे किसी पौधे का शरीर हो, कार्बोहाइड्रेट का काम कुछ और है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में क्या देता है? ऊर्जा देता है। फैट आपके शरीर में क्या देता है? स्थिरता देता है, और वो भी ऊर्जा देता है। विटामिन आपके शरीर में क्या करता है? विटामिन आपके शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको तेज करता है, आपको शार्प बनाता है। आपके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्या, जो भी प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस, किडनी का जो प्रोसेस है, हार्ट का जो, उस प्रोसेस को क्या करता है? वो प्यूरिफाई करता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके सेल्स को डेवलप करता है, सेल्स को मजबूत बनाता है आपका। कहीं कटा फटा टूटा फूटा जो भी, उसको जल्दी रिकवर करता है आपका। तो कोशिकीय संरचना को ये डेवलप करता है। तो प्रोटीन जो है ये कोशिका यानी कि सेल के विकास में महत्वपूर्ण है। अब क्या होगा आपका कि पौधे जो प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन के मदद से पौधे अपना कोशिका का विकास करेंगे, और जो शेष बचा हुआ रहेगा, शेष जो भाग बच गया, जितना से अपना शरीर, अपना तना, जो भोजन वगैरह बनाना था, बनाने के बाद जो बच गया, वो पत्तियों में जमा हो जाता है। पत्तियों, फलों, टहनियों, जो भी चीज है में जमा हो गया, और इनको जीव जो है वो खाते हैं। चाहे पत्तियों के रूप में खाएं, पत्ती को बकरी ने खाया, बकरी को आदमी ने खाया, किसी भी रूप में क्या होता है आपका, ये नाइट्रेट जो है वो मानव और जीवों, अन्य जीवों में आता है। तो नाइट्रेट का जीवों में स्थानांतरण होगा, और यहां पर सेम प्रक्रिया जीवों में भी प्रोटीन कहिए, अमीनो एसिड कहिए, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होगी। तो आप समझिए कि नाइट्रोजन जो कि डायरेक्टली हम नहीं लेते हैं, परंतु नाइट्रेट के रूप में ये कैसे पहले पौधों में अमीनो एसिड को बनाने के लिए प्रेरक का काम करता है, उसके बाद फिर ये हमारे जीव में, और इस तरह से एक सर्कल चलता है आपका। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य तत्व हो जाता है। फिर इसको कहा जाता है ऑक्सीजन का एक बड़ा भाई का भी भूमिका अदा करता है। ऑक्सीजन के विषय में आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही कंबशन संभव है, दहन। कोई भी चीज जलेगा तो वो क्या है आपका? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दहन क्षमता को क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। अगर नाइट्रोजन न हो तो ऑक्सीजन इतनी क्रियाशील है कि जल्दी कोई चीज टिका ही नहीं रहेगा, जला देगा। थोड़ा भी चीज, चिंगारी जो है वो क्या कर सकता है? वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है आपका। तो ये अगला जो पार्ट लिख लीजिए, तो इसमें लिख लीजिए पहले। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है अनिवार्य क्यों है, उसमें यहां लिख लीजिए। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के कंबशन या दहन क्षमता को
मंद करता है, मंद करता है आपका। और उसके बाद न जाने इसका कितना उपयोग है, मगर फिर भी उन उपयोग की बात करेंगे। और क्या है, अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आप जब खेतों में खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन महत्वपूर्ण है। तो मतलब कि ये उर्वरक की भूमिका में इसका बहुत बड़ा भूमिका है, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके बाद देखिए, तो इसकी भूमिका जो है प्रतिदीप्त लैंप, प्रतिदीप्त लैंप जिसको आप कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब, जैसे कि CFL वगैरह है, चाहे जो भी है इस ढंग का, जिसमें क्या होता है अंदर से जो CFL बनाने में या फिर जो LED बनता है उसके अंदर से वो गैस क्या करती जाती है, निकाल दी जाती है, वैक्यूम कर देता है, और उसमें या तो आर्गन को डाला जाता है या तो नाइट्रोजन को डाला जाता है, ताकि अंदर का जो फिलामेंट है वो लंबे समय तक टिका रहे आपका। तो वैसे बल्ब में आपको ये है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रतिदीप्ति लैंप के रूप में, और कई बार देखते होंगे रात उत में अपने आप लाइट पड़ता है, बल्ब वो सड़क पर दिखता है, जल जाता है आपका, तो उसमें भी प्रतिदीप्ति लैंप के रूप में प्रयोग। हालांकि साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन का प्रयोग करके एक्सप्लोसिव भी बनाया जाता है, बारूद बनाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक्सप्लोसिव या विस्फोटक के निर्माण में, चलिए ठीक है, इसका दोनों तरीके से यूज हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो विस्फोटक के रूप में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग है। तो ETC, तो नाइट्रोजन में देख लिए सबसे अधिक मात्रा, कम सक्रिय परंतु बेहद इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, उसके कुछ हमने पॉइंट्स देखे। अब देखते हैं इसमें एक और चीज होता है, ये क्या होता है कि नाइट्रोजन चाहे ऑक्सीजन चाहे कार्बन चाहे सल्फर चाहे फास्फोरस, ये सब एक चक्रीय प्रक्रिया का फॉलो करते हैं। चक्रीय प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, हम लोग का एक पर्यावरण में एक चैप्टर है जिसको कहा जाता है भू जैव रसायन चक्र, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी गैस पहले उत्पन्न होगी, वो टूटेगी, वो उपयोगी बनेगी, और फिर एक समय के बाद क्या हो जाएगी, पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगी। फिर ये प्रोसेस क्या होगा आपका, चलता रहता है, रिसाइकलिंग वाली कंडीशन बनी रहती है। और इसी कारण वायुमंडल को, ये वायुमंडल में, ये वायुमंडल की स्थिति को बनाए रखने में ये चक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नया नया रिसाइकिल होकर आता है तो फ्रेश चीजें होती हैं, जिसके कारण वायुमंडल में जो है वो गति बरकरार बना रहता है। तो मतलब कि इसमें आप समझेंगे इसमें कि नाइट्रोजन, या ऐसे कीजिए, वायुमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से नाइट्रोजन का अस्तित्व बना हुआ है। अब नाइट्रोजन चक्र को समझने के लिए आपको देखना होगा कि कैसे इसमें आखिर ये होता क्या। ठीक है, ये पर्यावरण वाला सेगमेंट है, मगर हम लोग शॉर्ट में यहां पर देखेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या है। देखिए, तो नाइट्रोजन चक्र की पहली प्रक्रिया है कि आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है आपका, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कि जब वायुमंडल में बहुत तेज क्या चमकती है, आपकी बिजली चमकती है, इसको हम लोग बिजली नहीं कह के क्या कहते हैं, तरित झंझा की स्थिति बनती है, थंडर स्टॉर्म की स्थिति बनती है। तो जब ये थंडर स्टॉर्म में ये नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है आपका,
क्या होता है, टूट जाता है। ये एन के फॉर्मेट क्या हो गया आपका, टूट गया। अब ये जो है वर्षा के माध्यम से कहाँ आ गया आपका, ये मिट्टी में आ गया। अब मिट्टी में क्या होगा आपका, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जिनमें आप कह लीजिए कि इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो पहला प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है इसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको कहते हैं नाइट्रोजन एक एक प्रोसेस याद कीजिएगा। इसमें मिट्टी में आने के बाद पहली प्रक्रिया क्या होगी आपकी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होगी। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो इस प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन है किसमें बदलेगा आपका, किसमें बदल गया, अमोनिया में बदल गया। अमोनिया में बदल गया आपका। अब क्या होगा आपका, फिर अच्छा यहां सब में, अच्छा पहले लिख देते हैं, फिर अमोनिया जो है यहां पर फिर से आपके बैक्टीरिया जो होंगे आपके, इसको कहा जाता है आपका, कुछ बैक्टीरिया के जो नाम है आपके, हाँ ये स्थिरीकरण हो गया, इसमें आपका नाइट्रो, इसको कहा जाता है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। ये नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो है ये इस अमोनिया को किसमें बदल देगा आपको, किसमें बदल दिया, नाइट्राइट में बदल देता है आपका, ये नाइट्राइट में बदला। फिर यहां से एक और बैक्टीरिया की भूमिका आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। अब समझिए बैक्टीरिया हर कदम पर ये आपको मदद करेगा। अब ये नाइट्राइट जो है वो किस में बदल जाएगा आपका, किसमें बदल गया, नाइट्रेट में। और इसी नाइट्रेट को जो है वो क्या करते हैं, पौधे जड़ों से अवशोषित करते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो हमें दिखता नहीं है आंखों से, वो बैक्टीरिया कितना काम कर रहा है, इसको उपयोगी बना रहा है। अब ये नाइट्रेट, अब ये क्या होगा, नाइट्रेट की मदद से अब यहां पर के बाद अगला प्रोसेस में चलिए। अच्छा ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए यहां तक जो प्रोसेस था, यहां तक का जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब कि स्थिरीकरण में क्या हो गया, नाइट्रोजन किसमें बदल गया आपका, अमोनिया में बदल गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या देख रहे हैं, दूसरा प्रोसेस में अमोनिया जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है आपका। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रीकरण। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रीकरण। ये नंबर 1, ये नंबर 2 प्रोसेस। नाइट्रीकरण में ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला। अब क्या होगा आपका, यहां से एक प्रोसेस आगे बढ़ेगी आपकी। अब चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव हों, ये इनका मरना तय है आपका। तो ये जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद फिर ऐसे ही बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक नाम में कहा जाता है अपघटक, सूक्ष्म जीव को जो सड़ाते हैं गलाते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, इनको सड़ाएगा गलाएगा, और इस तरह से फिर से ये नाइट्रेट जो है, इसके बाद फिर से ये नाइट्रेट
वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में क्या होता है आपका, निस्तृत हो जाता है या निकल जाता है। ये प्रोसेस हुआ आपका। ये तीसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, थर्ड प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन, या हिंदी में इसको कहेंगे तो विनाइट्रीकरण। क्या हुआ आपका, विनाइट्रीकरण। तो तीन प्रक्रिया है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक नाइट्रीकरण और एक विनाइट्रीकरण। अब आपको पर्यावरण वाले भाग में बहुत सारे जेटोबैक्टर, राइबोजोबियम, जो आपका है क्लास्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉस्ट्रॉक, बहुत सारे नाम आते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पर्यावरण, मगर इतना जरूर जान लीजिएगा, नाइट्रोजन चक्र जिसके अंतर्गत तीन प्रक्रिया होती है, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, एक नाइट्रीकरण की, एक विनाइट्रीकरण की। स्थिरीकरण में नाइट्रोजन अमोनिया में, नाइट्रीकरण में अमोनिया का नाइट्रेट में, और फाइनली जब मृत्यु के बाद वायुमंडल या नाइट्रेट फिर से नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है तो उसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। और इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र जो है वो वायुमंडल में बना रहता है और इसकी उपयोगिता भी बनी रहती है। घर पर जाकर इसको एक अलग से मेंशन कर लीजिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण डैश मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना, नाइट्रीकरण का मतलब अमोनिया का नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में बदलना, और विनाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में बदलना। ऐसे करके कॉलम बना लीजिए। अब आइए वायुमंडल में एक लास्ट करेंगे इसमें नाइट्रोजन से, मतलब कि वायुमंडल नाइट्रोजन का, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन निम्न 7 रूपों में पाया जाता है। सात अलग अलग फॉर्म में ये पृथ्वी पर या पृथ्वी के वायुमंडल में दिखेगा। N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आगे चलकर ओजोन से लेकर ग्रीन हाउस गैस से लेकर कई चीजों में ये सभी नाम फिर से आने वाले हैं। N2O के बाद आप देखिएगा NH3, जिसको हम लोग देखें अमोनिया भी एक नाइट्रोजन का ही रूप है। NO2,
फिर आपका आता है N2 तो है ही, नाइट्रिक अम्ल। एक तो खैर इसका चलिए अपना साधारण रूप जो है और नाइट्रिक ऑक्साइड। और लास्ट में NOx। इन सब सात में 6 जो है वो ठीक है। NOx मतलब ये प्रदूषक हो गया, प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये पॉल्यूटेंट है जो वायुमंडल के लिए नुकसानदेह होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन इन 7 रूपों में आपको मिलेगा। और अब आइए आखिर में आपका ऑक्सीजन। दूसरी सर्वाधिक पहली बार बताए थे कि ये किसी अन्य गैस या तत्व के साथ तेज अभिक्रिया करती है तीसरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये एक प्राणदायी गैस है। और चौथा भी हम लोग पढ़े कि दहन या कंबशन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य गैस। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज का कंबशन कर पाना, दहन कर पाना संभव नहीं है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को एक भाग से दूसरी भाग की तरफ सर्कुलेट करता रहता है। तो ऑक्सीजन की मदद से मानव या अन्य जीवों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा तीनों महत्वपूर्ण है जिन किसी भी शरीर के लिए।
तो ऑक्सीजन की मदद से मानव या अन्य जीवों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण संभव होता है। अब रहा गया बात कि ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, तो ये भी बहुत सिंपल है, हम सभी जानते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एक प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं या निःसृत करते हैं, और जो मानव शरीर या जीवों के जीवन के लिए उपदायी होता है। तो अब जरा उम्मीद कीजिए कि अगर पौधे कम होंगे या कम होते जाएंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये अस्थाई गैस भी क्या हो जाएगा, आपका अस्थाई गैस में बदल जाएगा आपका। और अगर पृथ्वी पर ऐसी स्थिति बन जाए कि बहुत ज्यादा आप दहन का कार्य कर रहे हैं, पेड़ों में, जंगल में आग लग जा रही है, उद्योगों में आप आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप दहन का काम कर रहे हैं उतना ज्यादा खर्च क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का खर्च उतना हो रहा है। तो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ये अस्थाई गैस भी अस्थाई गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अभी तक वो नौबत नहीं आई है, मगर हाँ ये कंडीशन आने वाले समय में आ सकती है अगर मानव जो है वो सतत विकास की तरफ नहीं बढ़ता है। तो चलिए यही हो गया ऑक्सीजन। कल हम लोग देखेंगे फिर परिवर्तनशील गैस और फिर आगे किसी चीज़ों को। तो 11th के एनसीईआरटी को जाइए, पढ़िए इसको।